हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द गैसेस। यह जो रिलेशनशिप है वह एब्सोल्यूट टेम्परेचर और डेंसिटी पर बेस्ड है। तो यह चार्ल्स लॉ के ऊपर डिपेंड है। चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था। तो अब यह जो रिलेशनशिप हम निकालने जा रहे हैं डेंसिटी का और टेम्परेचर का, वह चार्ल्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट अ गैस विथ मास m at constant pressure the volume of gas at temperature T1 and यहाँ पे कैपिटल लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2 इज V1 एंड V2। बात समझिएगा, मैंने कहा लेट अ गैस विथ मास m एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T1 एंड T2 इज V1 एंड V2। मान लीजिए कि मेरे पास कोई गैस है, तो उस गैस को मैं टेम्परेचर T1 से T2 करता हूं तो उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। यानी कि T1 पर टेम्परेचर V1 था, V2 पर टेम्परेचर T2 है। तो ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला आपको पता ही होगा, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये फार्मूला आपको पता है, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मान लो कि पहले वाले गैस के लिए लेते हैं, जब टेम्परेचर T1 था और वॉल्यूम V1 था। गैस तो एक ही है, पहले वाला गैस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले वाले में कंडीशन में वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा D1, यानी कि पहले गैस के पहली कंडीशन के लिए कह रहा हूँ, मास तो वही रहेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1। पहला इक्वेशन हमें ये मिल गया, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में देखिए, अगर D2 की बात करें तो मास वही है, गैस वही है, वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, ये हमको मिल गया। ये कब कंडीशन है, ये जब वॉल्यूम D2 था तब का है। तो हमें मिल गया D1 m अपॉन V1, D2 इक्वल m अपॉन V2। हमें पता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, हमें चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पता है, हम चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल V2 अपॉन T2। हमें पता है V1 अपॉन T1 इक्वल V2 अपॉन T2। तो V1 और V2 की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, V1 को इधर लेके चले जाए तो D1 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। कर दूँ बाबू, देखो ये हो जाएगा V1 इक्वल, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा D1। ऐसे इसका भी V2 इधर चला जाएगा, D2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा V2 और यहाँ पे कौन आ जाएगा, T2। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, V1 और V2 की जो वैल्यू है लाके इसमें रख दीजिए। तो हो जाएगा m अपॉन D1 T1, m अपॉन D1 T1 इक्वल m अपॉन D2 T2। हमें ये मिल जाएगा। V1 की वैल्यू क्या रखी, m अपॉन D1, तो m अपॉन D1 m अपॉन T2 इसके लिए, ठीक है। m से m क्या हो गया, कैंसिल। हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया, यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, हमें मिल गया, ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमें मिला है 1 अपॉन D1 T1 इक्वल 1 अपॉन D2 T2, ये हमें मिला है। 1 अपॉन D1 T1 इक्वल 1 अपॉन D2 T2। तो अब क्या करना है, आप चाहो तो इसको इधर ला लो, इसको इधर, ये इधर चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, तब हमें मिलेगा हमें मिल जाएगा D1 T1 इक्वल D2 T2। हमें ये रिलेशनशिप मिल जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं DT इक्वल कॉन्स्टेंट, और हम बोल सकते हैं DT इक्वल कांस्टेंट। जब बताओ DT इक्वल कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट की वैल्यू को हटाओगे तो हो जाएगा D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमें ये मिल जाएगा।
यही डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि आप देखो टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, डेंसिटी क्या होगा उतना ही कम होगा, टेम्परेचर जितना कम करोगे डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही रिलेशनशिप है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और डेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। इसको इरेज करते हैं। तो अब ग्राफ बना लेते हैं एक छोटा सा डेंसिटी के लिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशनशिप के लिए। देखिए ग्राफ, पिछला वाला ग्राफ जैसे आपने बनाया था वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेंगे वॉल्यूम, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम रहेगा, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे लेंगे हम डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं लिख दे रहा हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, इधर आ जाते हैं, कह देता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कह देता हूँ 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कह देता हूँ, देखो इधर 0 तो माइनस कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा -300 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा दूर कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में लिया, तो सभी जो गैसेस हैं उनका जो ग्राफ आएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशनशिप डिग्री सेल्सियस के लिए -273.15, यानी कि यहाँ पे आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतने डिग्री सेल्सियस पर ग्राफ कैसा जाता है, कांस्टेंट जाता है। तो मान लो प्रेशर किसी प्रेशर के लिए है, मान लो ये सेकेंड प्रेशर के लिए है, मान लो ये कोई और प्रेशर है, मान लो हमने कोई और प्रेशर लिया है। मान लीजिए हमारे पास ये P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। तो यहाँ पे प्रेशर जितना ज़्यादा लगाओगे आप, ग्राफ उतना नीचे की तरफ दिखेगा, यानी कि P4 का प्रेशर सबसे ज़्यादा है, P3 का इससे कम है, P2 का इससे कम है और P1 का सबसे कम है, ठीक है। तो एक छोटा सा ग्राफ है, इस ग्राफ को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो टेम्परेचर जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप समझ में आया होगा। बस इतना याद रखो कि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एक फार्मूला था D1 T1 इक्वल D2 T2। बस ये फार्मूला आपको याद करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, और ये रिलेशनशिप। इट मीन्स आप कह सकते हो द एट कांस्टेंट प्रेशर द डेंसिटी ऑफ अ गिवन गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ द डेंसिटी, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट pressure the density of the gas, the density of the gas is inversely proportional to its absolute temperature, absolute temperature। ये बस याद रख लीजिएगा। द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कर रहा हूँ, फॉर अ गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द डेंसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये रिलेशनशिप समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।